ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की पहली कड़ी पूर्वावलोकन। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नकुल पराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर सोमनाथ बैद्य राय, एसोसिएट प्रोफेसर वायुमंडल विज्ञान केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक और समन्वयक विज्ञान धारावाहिक। संचालन कर रहे हैं दिलीप झा। तो लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की पहली कड़ी पूर्वावलोकन। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को असर देखने को घर से निकलिए। नमस्कार, विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं के इस प्रथम कड़ी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि नाम से है कि बदलती फिजाएं, तो हम जानते हैं कि इसका मतलब है कि कुछ बदलती हवा की बात हो रही है। और ये नाम का औचित्य क्या है और इसका विषय क्या है, इस सब पर विस्तृत जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार और इस धारावाहिक के समन्वयक भी हैं, और हमारे कार्यक्रम के नए विशेषज्ञ भी हैं, और वो हैं डॉक्टर नकुल पराशर, विज्ञान प्रसार के निदेशक हैं। इनका विज्ञान, संचार और विज्ञान के क्षेत्र में काफी अनुभव रहा है। हमारे एक और विशेषज्ञ हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सोमनाथ बैद्य राय। आप सबका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले त्यागी जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उतने ही पुराने हमारे विशेषज्ञ हैं जितना पुराना ये धारावाहिक का इतिहास है जो आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के बीच शुरू हुआ है प्रसारण का। ये जो बदलती फिजाएं हैं, थोड़ा रोमांचक भी है और थोड़ा उत्सुकता भी जगाता है। तो इस धारावाहिक का क्या उद्देश्य है, क्या क्या इसके अंतर्गत हम लोग सूचनाएं और जानकारियां देने वाले हैं, इसके बारे में हमें बताइए। आपको याद होगा कि 2008 में हमने जब पहला रेडियो धारावाहिक जो किया था वो था धरती मेरी धरती, जिसमें कि हमने पूरी धरती को जानने की बात करी थी। और उसके बाद बहुत सारी हमने श्रृंखलाएं बनाई, और पिछली जो 3 श्रृंखलाएं हैं अगर उनको देखें, जो प्राकृतिक आपदाओं पे थी, कि जो आपदाओं का जो विज्ञान है उसको हम समझें, फिर जो हमारा टिकाऊ विकास यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी हमने बात करी थी। और उसी से ये रास्ता निकला कि आज हम देख रहे हैं कि पूरे धरती की जो आबो हवा है यानी जो जलवायु है उसमें बदलाव आ रहा है। और वैज्ञानिक समुदाय में तो इसके बारे में बहुत बात हो रही है, बहुत सारे रिसर्च हो रही है, और जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है ये एक सच्चाई है, इसे हमें मानना पड़ेगा। और अगर ये इस तरीके से चलता रहा तो आने वाले सालों में हम एक ऐसे हालात में पहुंच जाएंगे, तब इस पूरी धरती को और कहें कि मानव के अस्तित्व को यानी जो यहाँ पर जो जीवन है उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक जन सामान्य की बात करें तो उसको ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या बदलाव आ रहा है मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो एक वैज्ञानिक नजरिए से जो हम देखते हैं उस बदलाव को, वो एक साधारण जन समुदाय नहीं देख रहा है। तो अब ये एक संवाद स्थापित करना है साइंटिफिक कम्युनिटी में और सामान्य जन के बीच में कि ये एक सच्चाई है, और इसको अगर हम नहीं चेते तो बहुत दिक्कतें हमें आएंगी। तो अब बात हो रही है कि इन चीजों से निपटने के लिए भी हमने बहुत सारे कहीं की प्लान बना लिए हैं, पॉलिसी बना ली है, लेकिन अगर उसमें साधारण जन समुदाय की भागीदारी नहीं होगी तो हम उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये है कि ये जो जन साधारण में और विज्ञान में बीच में जो गैप है उसको इस रेडियो धारावाहिक के जरिए हमें कम करना है। तो ये एक विज्ञान प्रसार की तरफ से एक शुरुआत है, किस तरीके से हम आम आदमी को उनकी भाषा में ये जो जलवायु परिवर्तन और गर्माती धरती का जो विज्ञान है और उसके होने वाले प्रभाव हैं और उनसे कैसे
निपटा जाए, उसको एक बताने की कोशिश की जा रही है इस धारावाहिक के जरिए। आपने इस धारावाहिक के विषय वस्तु को अच्छी तरह से बताया है। डॉक्टर सोमनाथ जी, यह एक सच है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती गर्म हो रही है, और गर्म होने के साथ ही यह भी एक सच है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो एक तो हमें बताएं कि जलवायु परिवर्तन की जब हम बात कर रहे हैं तो सच्चाई कितनी है, वैज्ञानिक तथ्य क्या है, और दूसरी बात हमें ये भी बताएं कि इसके लिए के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो रहे हैं उसमें कितनी ईमानदारी है। नहीं, देखिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग माने जो भी आप कहे, तो ये एक वास्तवता है, और एक हिसाब से शायद सबसे बड़ी खतरा जो है हमारे सामने, तो जलवायु परिवर्तन को ही मैं कहूंगा। क्योंकि इसका कारण ये है कि अपने देश में तो खतरे बहुत सारे हैं, समस्याएं बहुत सारे हैं, गरीबी है, फिर वायु प्रदूषण है, बहुत सारे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन एक ग्लोबल प्रॉब्लम हुआ। मतलब आज अभी आप कार से जा रहे हैं, उसमें गाड़ी से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अभी ये वायुमंडल में रहेगा 150 साल। तो अभी हमारा जो एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं उसका असर, उसका रफ्तार बहुत स्लो है। तो इसी कारण लोगों को लगता नहीं है कि ये उतना बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप देखिए कि प्री इंडस्ट्रियल, जिसको मतलब मान लीजिए 200-300 साल पहले का जो तापमान था, उसके साथ अगर आप आज का तापमान का तुलना करें तो 1 डिग्री चेंज हुआ है। 1 डिग्री सेल्सियस लोग बोलेंगे उतना खास कुछ नहीं है, लेकिन 1 डिग्री में बहुत सारा चेंज हो सकता है। 1 डिग्री तापमान बढ़ने के कारण आपका हिमालय में जो हिमवाह है वो गल सकता है, उसमें से जो पानी आएगा वो पानी से बाढ़ का फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है, फिर ऊपर से उसके कारण समुद्र तल का ऊंचाई बढ़ जाएगा। समुद्र तल का ऊंचाई बढ़ने से वो आपका कोस्टल एरिया में जितने सारे शहरें हैं, मुंबई है, चेन्नई है, उधर बाढ़ का प्रॉब्लम आप बारे में तो जानकारी सबको होगी। तो ये इसका जो ये पूरा फैला हो जाएगा दुनिया में। तो इसी कारण मेरे ख्याल से जलवायु परिवर्तन एक ही बहुत ही बड़ा खतरा है हमारे लिए। इंफॉर्मेशन काफी है हमारे पास, क्योंकि आप ये देखिए, मान लीजिए इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो 150-160 साल का पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, तो हमारे पास 100-150 साल से पुराने डेटा है, तो उसी के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जे आज का क्लाइमेट, आज का जलवायु पिछले सदियों से माने कितना चेंज हुआ है। ऊपर से बहुत सारे टेक्निक्स है, जिसमें से वो बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस फिक्शन जैसा टेक्निक है कि आप एंटार्क्टिका में जाके उसमें खोद के उधर से नीचे से बर्फ निकाल के उसके बर्फ में कितना ऑक्सीजन, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक प्रॉपर्टीज कैसा है, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि तब 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख साल पहले तापमान कितना था। तो ऐसे करके बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स है, उसके हिसाब से वो सब इस्तेमाल करके अभी हम लोगों के पास काफी सारे सबूतें हैं, जिसके हेल्प से वी कैन से कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियल डेंजर, रियल थ्रेट। ऊपर से ये उतना, इसका रफ्तार उतना स्लो भी नहीं है। अभी देखिए, आईपीसीसी का पिछले साल अक्टूबर में एक 1.5 डिग्री वार्मिंग रिपोर्ट आया था। तो उसमें ये लोग कह रहे हैं कि लेटेस्ट रिसर्च जो है कि 2050 में 30 साल के अंदर इतना सारा चेंजेस होने का संभावना है कि उसमें आपका 2015 में जैसे कि जिस टाइप का हीट वेव हुआ था, अभी कलकत्ता और कराची में उसी टाइप का हीट वेव हर साल होगा। तो उतनी दूर नहीं है, 30 साल के अंदर ही होगा। पिछले साल एक मैमल, जिसको स्तनपायी प्राणी जो है, वो विलुप्त हो गया प्योरली आपका जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ये लोग कह रहे हैं शुरुआत है, अगला 20, 30, 50 साल में के अंदर हम इसका असर और भी भयानक रूप से देखेंगे। एक और चीज, नकुल पराशर जी, आप वर्तमान में तो विज्ञान प्रसार के निदेशक हैं, लेकिन पूर्व में आपका इस क्षेत्र का बहुत बड़ा अनुभव रहा है। अपने दूसरे विषयों में भी काफी इस संबंध में काम किए हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। जब हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की, जो कि हमारे इस धारावाहिक का प्रमुख उद्देश्य है, लोगों को जागरूक करना, सजग करना, उनको जानकारियां देना, जो मुख्य उद्देश्य रहा है। आप इस चीज को कितना महत्व दे रहे हैं, या आप इस पर बारे में क्या कहना चाहेंगे कि विकास का ढांचा किस तरह के हो कि प्राकृतिक संतुलन न बिगड़े, और लोगों का जो विकास है वो प्रकृति के साथ संतुलन करते हुए सारे देशों को किस तरह की योजनाएं होनी चाहिए और कार्य किए जाने चाहिए? जी, ये एक वैश्विक समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है, और इसको हर व्यक्ति भलीभांति महसूस कर रहा है, भलीभांति देख रहा है। जैसा प्रोफेसर सोमनाथ ने भी हम सबको बताया कि किस तरह से हम सब ने
पिछले कई दिनों में महसूस किया, देखा, और किस तरह से हमारे वैज्ञानिकों के अंदर भी इस बात पे एक निर्णयात्मक बात रही कि कुछ भी कहिए, आंकड़े चाहे भले ही वो 1 डिग्री तुलनात्मक अध्ययन, चाहे वो गुणात्मक हो चाहे वो गणनात्मक हो, उस आधार पर स्पष्ट करता है। परंतु चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम हम सब ने सुना है। कुछ भी काम शुरू करना हो तो हमें अपने घर से करना चाहिए, और उसके लिए हम सबका दायित्व है कि हम पहले अपने गिरेबान में झांकें और जो कर चुके हैं उसको ठीक करने का प्रयास करें। हमने बचपन में देखा और जाना है कि हमारे घर में किस तरह से हम लोगों ने पहले मिट्टी के घड़े होते थे जिनके अंदर हम पानी रखते थे, फिर धीरे धीरे हम खूब सारे फ्रिज खरीद लाए। फ्रिज के साथ हम सबको पता लगा CFC है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह सब सुना, ओजोन होल और ये तमाम चीजें हुई, जिसका परिणाम होते होते हिमखंडों का गलना, नदियों में पानी बढ़ के समुद्र का स्तर बढ़ना, और जिससे जैसा आपने अभी कहा चेन्नई में, कलकत्ता में और विशाखापट्टनम में, जहां जहां भी हमारे तटीय जगह हैं वहां पे बाढ़ आई। ये बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। आप संयुक्त राज्य अमेरिका में जाके देखिए तो आए दिन आज कभी रीटा, कभी ये, कभी वो, दुनिया भर के रोज नए नाम सुनने को मिलते हैं। उत्तरदायी कोई नहीं, उत्तरदायी हम सब स्वयं हैं। जैसा मैंने कहा, जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे वो COP24 हो, चाहे वो पेरिस डिक्लेरेशन हो, चाहे वो 1.5 हो, सबका सार तत्व एक ही है कि अपनी जीवन शैली में अभूतपूर्व परिवर्तन लाके और प्रकृति के साथ जब तक आप अपने आप को नहीं जोड़ेंगे और अपनी कृत्रिमता को नहीं छोड़ेंगे, तब तक इन सब का परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। बदलती फिजाएं इस दृष्टि से इस क्रम में एक अनूठा प्रयास है। आप डॉक्टर त्यागी झा साहब, आप प्रोफेसर सोमनाथ, तीनों को तहे दिल से इस कार्यक्रम को, इस सीरियल को शुरू करने के लिए मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप जनमानस तक इस ऐसे ज्वलंत विषय को अपने आने वाले सीरियल्स पे बता पाएंगे। मुझे ध्यान है त्यागी जी कि पिछला जो हम लोगों का धारावाहिक था वो हमने सतत विकास को लेकर किया था, कि चलती रहे जिंदगी। उससे पहले जो हमारा धारावाहिक था वो हमने आपदा प्रबंधन को लेकर किया था, कहीं देर ना हो जाए। बड़ा ही चर्चित था कि समय समय पर विज्ञान प्रसार और आकाशवाणी संयुक्त रूप से लोगों को जानकारियां दे रहा है, जागरूक कर रहा है लोगों को। इस बार जो जलवायु परिवर्तन और जो भूमंडलीय तापक्रम के विषय को लेकर आ रहे हैं, इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव प्रायः उन देशों को झेलना पड़ता है जो इसके प्रभाव को फैलाने में सहायक नहीं है, जिनका कारण जो कोई कारण उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं पे ज्यादा असर पड़ रहा है। मुझे लगता है कि हमारे देश का जो भूगोल है, एक तो पहाड़ी क्षेत्रों में है जहाँ हिमालयन ग्लेशियर की बात करते हैं, दूसरा हमारा समुद्र तटीय इलाका होता है जो सी शोर के हमारे बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र हैं पूर्व से पश्चिम तक, और साथ ही बीच में जो है हमारा मध्य भारत का क्षेत्र है जहाँ मैदान हरियाली है। आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि इस धारावाहिक में आप क्या क्या चीज मुख्य लेके आ रहे हैं और किस किस तरह से लोगों को इस धारावाहिक के माध्यम से किस किस क्षेत्रों में उनको जानकारियां मिलेगी विषय से, और जानकारियों से वो अपने को लाभान्वित करेंगे। देखिए, एक तो जो पूरा क्लाइमेट चेंज और कहें जो ये बदलाव है, जलवायु परिवर्तन और गर्माती धरती का जो विज्ञान है, वैज्ञानिक पक्ष जो कि किताबों में हमने पढ़ा है, लेकिन अगर एक जनसाधारण से ये बात करी जाए भाई आप जलवायु में और मौसम में क्या फर्क है, तो एक विज्ञान के नजरिए से दोनों में क्या डिफरेंस है। और एक जो ये बात होती है कि उस साइंस को समझ रहे हैं जो कि मौसम और जलवायु का निर्माण करती है। और दूसरी बात, एक जो बड़ी बात आ रही है कि जो औद्योगिक क्रांति के बाद से जो हमारा एनर्जी ऊर्जा के लिए जो हमने कार्बन को जला के जो ऊर्जा ली है, वो जो एटमॉस्फेयर में आ गया, वो 150 साल तक रहने वाला है, उसका क्या प्रभाव होगा। तो आदमियों ने जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ अपने ऊर्जा की खपत बढ़ाई, अपनी जरूरतें ज्यादा बढ़ा ली, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल बदल गया, जिसकी वजह से हम जो चीजें नहीं भी चाहिए उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा जाती है, और वो कार्बन, हमारा जो कहेंगे कार्बन फुटप्रिंट जो भी एक शब्द है, वो कहीं ना कहीं आता है। तो उसको समझने की कोशिश करी है और इसका प्रभाव क्या होने वाला, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मतलब जो हमारे कहें कि पॉलिसी मेकर हैं, हमारे जो कहें कि हमारे जन प्रतिनिधि हैं, या हमारा आम जन समुदाय है, या हमारे बच्चे हैं जो आने वाली जनरेशन है, उनको इस प्रभाव के लिए, क्योंकि ये एक सच्चाई है, उससे निपटने के लिए हमें अगर उस ज्ञान का अभी नहीं पता होगा, उस साइंस का नहीं पता होगा, तो हम उसको निपटने में हमको परेशानी आएगी और उसमें हो सकता है हमारा जो नुकसान है वो ज्यादा हो। तो इसलिए इसको आज ही हमें समझना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि भारत को, वैसे तो बात पूरे एशिया की हो रही है, और भारत में इसका क्या प्रभाव, चाहे वो हेल्थ पे हो, हमारे एग्रीकल्चर पे हो, या हमारे जो कोस्टल एरिया में है, बहुत बड़ा प्रभाव मत्स्य उद्योग पे भी पड़ेगा इसका। और कितने सारे लोग हैं, अगर आप
देखें तो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए हम मछली पर निर्भर हैं, तो अगर वहां पे उसकी पॉपुलेशन में दिक्कत आती है तो हमारा फूड सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं लिंक है। तो ये सारे ऐसे जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनको एक सामग्रिक रूप में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका एक सोशल कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। तो इसमें हमने इसको कि ये आदमी, हमारा जन समुदाय किस तरीके से प्रभावित होगा और भारत ने क्या तैयारी करी है, या जो पूरे कहें कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से निपटना जाएगा, और क्या हमारा कहें कि हमने एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कहें या उसको कि क्या हमने एक पॉलिसी लेवल पे सरकार की तरफ से क्या वो बनाई है। जैसे हमारे 8 मिशन हैं, तो उस मिशन में भी उसकी सफलता तभी संभव होगी जब आम आदमी उससे जुड़ेगा। तो उससे जुड़ने के लिए वो ये ना लगे कि सरकारी काम है, मुझे क्या जरूरत है, सरकार का काम है। तो किस तरीके से एक हमारा सबका साझा भविष्य जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजों को लेते हुए इस पूरी धारावाहिक को जो है निर्माण जो है वो किया गया है। मुझे लगता है कि जो आपने मुख्य बात कही है कि कई बार जो हमारी योजनाएं होती है आम लोगों को उसका महत्व का पता नहीं लगता है। दो मुख्य बातें कि जो आप इस धारावाहिक के माध्यम से जो बताना चाहते हैं, एक तो है कि जो ऊर्जा का उत्पादन है, जो ऊर्जा की आवश्यकता की मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा का उत्पादन जो है वो जीवाश्म ईंधनों पर कम से कम किया जाए और उसका दुरुपयोग रोका जाए। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की है कि किस तरह से वो सूर्य की ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है, वो बात हो रही है। दूसरी बात मुझे लगता है कि इसमें लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात है कि हम किस तरह से अपनी आवश्यकताओं को कम करें, अपनी आवश्यकताओं को और लग्जरी को अंतर में समझें, उसके लिए एक जरूरी बात है। और एक और चीज मैंने देखा है त्यागी जी कि आपने इसमें एक एपिसोड में एक रखा है कि जलवायु परिवर्तन से क्या फायदे हो रहे हैं, बिल्कुल ये भी रखा है। तो मैं इस बारे में आप तीनों विशेषज्ञों से जानना चाहूंगा कि आजकल तो दुष्प्रभाव की बात हो रही है कि सब दुष्प्रभाव ही समझ रहा है, लेकिन जो फायदे की बात हो रही है जलवायु परिवर्तन के, वो क्या हो रहे हैं? सोमनाथ जी आप बताइए। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण आपको सभी को पता होगा कि तापमान बढ़ता है। तो अगर तापमान बढ़ जाए तो क्या होता है कि जहाँ पर वैसे हाई लैटिट्यूड, जहाँ की ठंड जलवायु वैसे ठंड है, तो उधर तापमान बढ़ने के कारण उधर कृषि में फलन ज़्यादा होगा। हाँ, एक तो ये है। इसी कारण आप अमेरिका में जाइए, कनाडा में जाइए, तो कुछ जगह पे जहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं उन लोगों का तो लगता है कि जो उन लोगों का फसल बढ़ रहा है। तो एक तो इस टाइप का है। ये इंडिया में एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में सेब का सबको पता है कि हिमाचल से सेब आया करता था। तो अभी हिमाचल में क्या हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, तापमान बढ़ने के कारण जितने सारे सेब के वो आपका प्लांटेशंस थे वो अभी ऊंचाई पे हो रहा है। तो ये सब जलवायु, एक मुझे लगता है कि एक रीजन ये भी है कि वो भी एक, अगर उसको मैं एक अडेप्टिव मेजर के रूप में देखता हूँ, क्योंकि वो शॉर्ट मतलब बहुत कम समय में उससे आप हार्वेस्ट ले सकते हो। और एक तो टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे सेब की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई, और वो जो मौसम जो चाहिए शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए वो वहाँ मिल जाता है। तो मुझे लगता है क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर काफी डिबेट हुआ था कि क्या वो एग्रीकल्चर लैंड यूज चेंज हो रहा है, वो एक कंपल्शन है या इकोनॉमिक फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि उसमें वो दोनों ही चीजें हैं। पैसा उनको मिल रहा है लेकिन उनकी मजबूरी भी हो गई है। हाँ, नहीं, मैं तो इसको एक्चुअली ग्रास रूट्स लेवल एडेप्टेशन कहूंगा। जैसे कि लोग जब एडेप्टेशन की बात करते हैं तो सबका ये है कि जे सरकार के तरफ से कोई निर्देश आएगा कि जे ये करो, लेकिन ये मेरे ख्याल से कि बिना कोई सरकारी निर्देश, ये ग्रास रूट्स लेवल से एक एडेप्टेशन। इसके अलावा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ फायदे दिख रहे हो या कोई परिवर्तन दिख रहा हो जो मानव के लिए या और जीव जंतुओं या जैव विविधता के पक्ष में जाता हो? अच्छा, एक चीज तो मैं इधर बोलूंगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्कटिक रीजन पे, आर्कटिक उत्तर मेरू में, जहाँ पहले बहुत बर्फ हुआ करता था, अभी बर्फ का अमाउंट घटते घटते लोग कह रहे हैं कि जे 5-10 साल के अंदर ऐसा होगा कि जे बर्फ ही ना जमे। तो तब क्या होगा कि रशिया और अमेरिका के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। तो जहाज से, जैसे कि अभी आप रशिया से जहाज से कुछ ले जाने का आपका इच्छा है तो बहुत, मतलब मेरे ख्याल से 5-6 हजार किलोमीटर मिनिमम जाना पड़ता है। तो तब उसका जो टाइम है वो तो आधे से भी कम हो
हो जाएगा। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसीलिए आप देखिएगा कि जो इंडिया का, अपना देश का भी उसमें कुछ इंटरेस्ट है। तो हम लोग अभी मतलब पोलर रिसर्च में बहुत फंड्स ये सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, इसका फायदा क्या है। बड़ा एक विचित्र और बड़ा अजीब सा उत्तर दिमाग में आता है, वो ये कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे हम लोग कहते हैं वो है। अब तक क्या था, जैसे आपने भी ऊर्जा की बात की, हमारा जीवाश्म जितने भी स्रोत हैं ऊर्जा के, उन पर हमारी निर्भरता बहुत थी। जब जरूरत पड़ती है तब आदमी खोजता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब जरूरत पड़ी कि जब पता लगा कि हमारे जितने भी जीवाश्म आधारित ऊर्जा के साधन है, जब वो घटने लगेंगे तो हमें वैकल्पिक स्रोतों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और इसके अंदर सौर ऊर्जा, इसके अंदर इलेक्ट्रोमोबिलिटी, इसके अंदर पेट्रोल और डीजल को छोड़ के नए रास्तों पे चलने के लिए हम प्रेरित होंगे। इस दिशा में जर्मनी का ये प्रयास है कि सन 2020 और 22 के बीच में वो पूरी तरह से अपना जो राष्ट्र है वो जीवाश्म आधारित जितने भी ऊर्जा के साधन हैं उनसे हटकर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पे चला जाए, जो सबके लिए एक मानक बनेगा, हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश के अंदर अब नित नई भला हो इन ई रिक्शाओं का कि उन्होंने आदमी से खींचे जाने वाले रिक्शाओं को विस्थापित कर कम पैसे में अधिक साधन में और एक साफ हमें साधन दिया। ये शायद संभव नहीं होता, या होता भी तो शायद हम लोग उसकी जरूरत इतनी नहीं समझते जब तक हमारे ऊपर ये परिवर्तन बदलाव का डंडा नहीं बज रहा होता। तो एक तो हालांकि इसका फायदा इस दृष्टि से करना थोड़ा सा नकारात्मक लगता है, पर ये एक फायदा है कि इस बहाने हमने सोचा तो और हमने परिवर्तन करने की चेष्टा करी। और ऐसे बहुत सारे विकल्प होंगे, और इस धारावाहिक के जरिए जो आपके प्रयास हैं वो भी मेरे ख्याल से नित नए इस तरह के प्रश्नों को, नित नए सोच को आगे प्रेरित करेंगे। इसमें जो प्रारूप रहेगा वो यही है कि हर एपिसोड के बाद 2 सवाल पूछे जाएंगे और जिनका उत्तर कहीं ना कहीं जो एपिसोड उन्होंने सुना है उसी में समाहित होगा। इसके अलावा हम श्रोताओं से ये गुजारिश करेंगे कि वो ऐसे सवाल पूछें जिनका कोई रेडीमेड आंसर नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक का जो एक मुख्य तत्व है वो ये है कि हम सवाल पूछें और जो भी चीज को बिना जांचे परखे उसको मान ना लेना। तो यह यूं कहिए कि जिज्ञासा और कौतूहल को मिला के इस कार्यक्रम को और रोचक बना के और जनमानस को जोड़ने का जो आपका प्रयास है वो अपने अनूठा रहेगा। जहाँ से आप कुछ और बताएं इसके बारे में। हमारा जो इतना अनुभव रहा है, एक्चुअली जो विज्ञान प्रसार का अथक प्रयास रहा है, न केवल रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन और विभिन्न जो माध्यम है उनका सहयोग लेकर के जन जन तक वैज्ञानिक सोच, चिंतन, एक वैज्ञानिक जो जीवन शैली है उसको अपनाने के लिए प्रेरित करना और अपने चिंतन का विकास करना, जिसमें जिज्ञासा जो है एक प्रमुख बात है। इस बार जो हमारा ये कार्यक्रम हिंदी का आ रहा है, FM गोल्ड पे आ रहा है। बहुत बढ़िया। FM गोल्ड पे 100.1 मेगाहर्ट्ज पे आ रहा है, जो पूरे भारत में सुनाई देगा। ये दोपहर में 2:30 से 3 बजे तक हर रविवार को सुना जा सकेगा। आप लोगों ने जैसे बताया कि जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है, इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, न केवल वर्षा के पैटर्न पे, न केवल हमारी जैव विविधता पे, न केवल हमारी कृषि पे, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा है, क्योंकि तापक्रम के साथ साथ ही बैक्टीरिया और वायरस की जो क्रियाशील होने की शक्ति भी बढ़ जाती है। चीज और बहुत वो थी, वो कभी मतलब विचार में नहीं आई कि ऐसे वायरस और बैक्टीरिया जो हिमखंडों में दबे पड़े थे, जब वो पिघल जाएंगे तो वो भी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये उसके लिए ना हमारे पास कोई हेल्थ प्लान है, ना वैक्सीन है, ना जानकारी भी नहीं है। तो एक एपिडेमिक फैलने का भी और इस तरह की नई बीमारियों का भी एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खतरा तो है जो आपने कहा, लेकिन आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब समस्याएं आती है तो मानव मस्तिष्क के समाधान के लिए क्रियाशील हो जाता है। जैसे उन्होंने बैटरी चालित वाहनों की चर्चा की, जिस तरह के उपकरण विज्ञान ने बना रहे हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, तो समस्याओं को एक चुनौती के रूप में लेके उसका समाधान का प्रयास होता है। तो अब हम चलते चलते, त्यागी जी आप 2 लाइन बताइए श्रोताओं के लिए। कुछ श्रोताओं को एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि ये धारावाहिक का निर्माण 19 भाषाओं में किया जा रहा है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा सभी भारतीय भाषाओं में इसका जो प्रसारण है वो होगा, और जो श्रोता अन्य भाषाओं में भी इस धारावाहिक को सुनना चाहते हैं तो अपने स्थानीय आकाशवाणी केंद्र से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या शीघ्र ही इसकी जानकारी हमारे विज्ञान प्रसार की वेबसाइट पे उपलब्ध होगी, वहां से ले सकते। डॉक्टर सोमनाथ जी, डॉक्टर नकुल पराशर जी और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी जी, आप सब आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और इस विज्ञान धारावाहिक की आधार की और इसके विषय वस्तु की और इससे द्वारा दी गई जानकारियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की पहली कड़ी पूर्वावलोकन सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे डॉक्टर नकुल पराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर सोमनाथ वैद्य राय, एसोसिएट प्रोफेसर वायुमंडल विज्ञान केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक और समन्वयक विज्ञान धारावाहिक। संचालन कर रहे थे दिलीप झा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक तापक्रम क्या है? और दूसरा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन क्या है? हमारा पता नोट करें, विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं, द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय अगले सप्ताह आप सुन सकेंगे। नमस्कार।